Good morning students, this is online session of class 8th and I am discussing chapter 17 human intervention in natural phenomena। ये चैप्टर हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं नेचर से रिलेटेड है और इसमें ह्यूमन का हस्तक्षेप कितना बढ़ गया है नेचुरल फिनोमिना में वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, जंगलों को काटना एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है नेचुरल फिनोमिना में और इसकी वजह से बहुत सारे हार्म्स और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारी हेल्थ पर, एनिमल्स हेल्थ पर और एग्रीकल्चर के एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, जैसे कि चिपको मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। चिपको मूवमेंट क्या था कि इसमें वहाँ की जो स्थानीय सरकार है या वहाँ के जो राजा महाराजा रहे हैं पहले, उन्होंने किसी वजह से पेड़ों को काटने के ऑर्डर दिए और वहाँ के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, ठीक है, और वो पेड़ों के गले लग जाते थे, पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे और वो पेड़ों को कटने से इस तरीके से बचाया उन्होंने। बाद में फिर हार कर वहाँ की गवर्नमेंट को या वहाँ के राजा महाराजा को ऑर्डर वापस लेना पड़ा कि अब किसी भी पेड़ की कटाई नहीं होगी, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें खाने के लिए फूड मटेरियल्स मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, ठीक है, और बारिश कराने में हेल्पफुल हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करते हैं, जो हमारा आसपास का टेम्परेचर है उसको 1 या 2 डिग्री तक ठंडा रखते हैं, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन जब हम करने लगते हैं यानी कि पेड़ों का कटान हम करने लगते हैं, तब हमारे पास कौन कौन से इफ़ेक्ट सामने आते हैं, कौन कौन से रिजल्ट हमारे सामने आते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है, बारिश में कमी आ जाएगी, कहीं पर फ्लड्स आएगा, कहीं पर ड्रॉट आएगा, बाढ़ आ जाएगी, कहीं पर सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशंस डिफॉरेस्टेशन में आने लगती हैं और जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे आसपास वो कम होने लगता है, प्योर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती, पॉल्यूटेड एयर हमें मिलती है, एयर पॉल्यूशन होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफॉरेस्टेशन करने से बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारे सामने आने लगते हैं। क्या क्या वे हो सकते हैं कि हम कंजर्व करें अपने इन प्लांट्स को, अपने फॉरेस्ट को, जैसे कि सबसे पहले एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का मैंने आपको बताया था। एफॉरेस्टेशन क्या था, जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, एक तरीके से बंजर ज़मीन है या वहाँ पर कुछ उगाया नहीं जाता, तो ऐसी ज़मीन पर जब हम प्लांट्स लगाते हैं, ग्रो करते हैं ट्रीज को, तो वहाँ पर उस प्रोसेस को बोला जाता है एफॉरेस्टेशन। और जहाँ पर ऑलरेडी पेड़ पौधे थे, जंगल था, वहाँ पर काट दिया गया जंगल को, तो इस तरीके की लैंड पर जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उस प्लांटिंग को बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग ना हो एनिमल्स के थ्रू, कैटल्स के थ्रू, ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ओवर ग्रेजिंग में जो बढ़िया स्पीसीज होती हैं, जो बढ़िया पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो भी ग्रेज कर लिए जाते हैं, वो भी खा ली जाते हैं जानवरों के द्वारा, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग बहुत ध्यान से होनी चाहिए और ये नहीं है कि ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है। अगर जानवरों को चराना है तो वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, आप जानते हैं कि पेपर पेड़ों से बनता है, जो वुड पल्प होती है उससे पेपर बनाया जाता है, और अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करेंगे तो हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं अगर हम पेपर रिसाइकिल कर रहे हैं या उसका दोबारा यूज कर रहे हैं या हम डिजिटल मोड में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपना वर्क डिजिटली कर रहे हैं, किसी को इनविटेशन देना है तो व्हाट्सएप के थ्रू या और सोशल मीडिया है हमारे पास, ठीक है, हमें कोई मेल भेजना है, ठीक है, या इस तरीके का कोई अपना स्टडी मटेरियल है, तो अगर हम वो सब चीज़ें डिजिटली कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं या डिजिटल हम पेपर का यूज कर रहे हैं, तो हम जो पेपर है उसको बचा सकते हैं और जो पेपर के साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट की हेल्प कर रहे हैं, हम पेड़ों को कटने से बचा रहे हैं डायरेक्टली, क्लियर। नेक्स्ट, जो पीपल ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए जाते हैं वो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैकिंग आप कर रहे हैं या कैंपिंग आप कहीं पर कर रहे हैं, माउंटेन एरिया में या हिल एरिया में,
या किसी फॉरेस्ट में, तो वहाँ की जो स्पीसीज हैं, स्पेशल स्पीसीज, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, जो वहाँ के एनिमल्स हैं उस फॉरेस्ट के, उनको कोई हार्म नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि जो ह्यूमन ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए जाते हैं, वो अपने साथ ढेर सारा प्लास्टिक लेकर जाते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स हैं या चिप्स वगैरह हैं और फूड पैकेट्स हैं, सब प्लास्टिक की पैकिंग होती है। तो वो प्लास्टिक की पैकिंग वहीं पर छोड़ दी जाती है और उस एरिया में गंदगी कर दी जाती है, उस एरिया को पॉल्यूटेड कर दिया जाता है। ठीक है, फाइनली वो प्लास्टिक फिर किसी रिवर वगैरह में या किसी पॉन्ड में चली जाती है, जहाँ से वो वाटर पॉल्यूट होने लगता है, और वाटर फाइनली पॉल्यूट होगा तो जब एनिमल्स उसको पिएंगे तो उनको हार्म होगा। ठीक है, उनको हार्म पहुँच सकता है, उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो इस वजह से अपने आसपास अगर कुछ इस तरीके का प्लास्टिक मटेरियल लेकर जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी ना करें, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। ठीक है, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए, और अननेसेसरी पेड़ों की कटिंग ना हो। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए। जो फर्नीचर वगैरह हैं या डोर्स हैं, अलमीराज हैं, इनके लिए हमें किसी दूसरी मेटल के बारे में सोचना चाहिए कि दूसरी मेटल से भी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है लकड़ी से ही ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो, दूसरी मेटल्स का यूज करके भी हम अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं झूम फार्मिंग। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, नो द फैक्ट्स में। झूम फार्मिंग क्या होती है? देखिए, बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनको ट्राइब्स भी बोला जाता है। तो वो क्या काम करते हैं? ट्राइबल पीपल फॉलो अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन फॉरेस्ट एरियाज कॉल्ड झूम फार्मिंग, विच इज मोस्टली डन इन हिली ट्रेन्स, एंड इन दिस द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स आफ्टर कल्टिवेशन। ठीक है, लैंड को छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए आफ्टर कल्टिवेशन। द वीड एंड बैम्बो दैट ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट pulled out, rather they are cut and burnt. The ash makes the land fertile and ready for growing new crops. Zoom farming is also called slash and burnt agriculture. ठीक है, तो झूम फार्मिंग में क्या है कि कल्टीवेशन के कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद लैंड एरिया को छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर इस तरीके से ग्रोइंग की जाती है कि वहाँ की ज़मीन को कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, आदिवासी जो होते हैं जंगलों में, उनके द्वारा ये फार्मिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड झूम फार्मिंग। चलिए रिकॉल एक्सरसाइज देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट, डैश इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, इसको एफोरेस्टेशन बोलेंगे या डिफोरेस्टेशन बोलेंगे। जहाँ पर पेड़ों को काट दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफोरेस्टेशन बोला जाता है स्टूडेंट्स। एफोरेस्टेशन कौन सा प्रोसेस होगा? एफोरेस्टेशन होगा जहाँ पर हम एक लैंड एरिया खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई प्लांट नहीं है या कोई प्लांट इस तरीके से पहले नहीं उगाया गया है, तो वहाँ पर जब हम प्लांटिंग करते हैं उस प्रोसेस को एफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो पेड़ों को काटना क्या हो गया? पेड़ों को काटना होता है डिफोरेस्टेशन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें डिफोरेस्टेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन नोट करिए इसमें। सेकंड, ओवरग्रेजिंग शुड बी डैश टू कंट्रोल डिफोरेस्टेशन। ओवरग्रेजिंग डिफोरेस्टेशन से बचाती है। इसमें एक ऑप्शन है प्रिवेंटेड और दूसरा ऑप्शन है एनकरेज्ड। ठीक है, तो ओवरग्रेजिंग कभी भी एनकरेज्ड तो नहीं कर सकती। ओवरग्रेजिंग से हमेशा डिफोरेस्टेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेशल स्पीसीज हैं या जो छोटे प्लांट्स हैं उनको वो जानवर खा जाते हैं, उनको वो जानवर चढ़ लेते हैं और वो पेड़ बड़ा होने से पहले ही खत्म हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। तो इस तरीके से ओवरग्रेजिंग एक तरीके से क्या होनी चाहिए? प्रिवेंटेड होनी चाहिए। ओवरग्रेजिंग शुड बी प्रिवेंटेड। सेकंड में लिखिए प्रिवेंटेड।
थर्ड, ओवरग्रेजिंग बंद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। थर्ड है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डैश इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज नहीं कर सकता रेनफॉल को, क्योंकि जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो वहां पर वर्षा में कमी आने लगती है। ठीक है, जहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां पर बारिश में कमी आने लगेगी। जैसे कि आप राजस्थान के कुछ एरिया में देखते हो जहां पर रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, कोई पेड़ पौधा वहां पर नहीं है, तो आप देखते हो कि वहां पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, और होती भी है तो बहुत कम होती है। जहां पर जंगल हैं प्रॉपर वहां पर बारिश खूब होती है, और जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहां पर बारिश नहीं होती है। तो डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल को डिक्रीज करता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, रेनफॉल को डिक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट में आएगा डिक्रीज। फोर्थ, डैश इज द फिनोमिना इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, इस टाइप के फिनोमिना को या इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोला जाता है। दो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, डेजर्टिफिकेशन / ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसको नोट कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग आपकी बुक में है, रिकॉल एक्सरसाइज, इसको फिल करिए, अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पर या ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं इसके। नेक्स्ट हेडिंग, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओवर एक्सट्रैक्शन ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए फॉसिल फ्यूल्स को जानना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉसिल फ्यूल्स का क्या है, जैसे कि ये कच्चा तेल है या इनसे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, पैराफिन मोम है, ठीक है, तो पैराफिन वैक्स है। इस तरीके से जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं इन सबको फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है, यानी कि जो अर्थ से हमें मिलते हैं एक लंबे टाइम के बाद। ठीक है, करोड़ों साल इनको बनने में लगते हैं, और जो हमारी अर्थ से कच्चे तेल से निकलते हैं ये प्रोडक्ट, इन सबको क्या कैटेगरी में रखा जाता है, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉसिल फ्यूल अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी होगी फॉसिल फ्यूल्स पर, हम अपने व्हीकल्स वगैरह पर इनका यूज कर रहे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट तो मिलते ही हैं, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ इसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं जो बाद में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होने लगता है। ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरीके के जो पॉल्यूशन है वो हमें हमारे सामने आने लगते हैं। और एयर अगर पॉल्यूट हो जाएगी तो उस एयर को हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के लिए, और फिर वो हमारी बॉडी में जाते हैं। पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, वो हमारे विंड पाइप में जाकर अस्थमा जैसी या सांस लेने में तकलीफ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
तो वो क्यों आ रही हैं? वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो उन पार्टिकल्स को इनहेल कर लेते हैं जो एयर पॉल्यूटेड हैं या जो इस तरीके के व्हीकल्स चलाने से निकले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब हम फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, ठीक है, जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं तो इनको बर्न करने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसें निकलती हैं, टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं। ठीक है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस टाइप की जो गैसेज हैं जब ये एनवायरनमेंट में घूमती हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं, हमारी जो हवा है शुद्ध हवा उसको दूषित करती हैं, और वो हवा फिर हमारे अंदर भी जाती है जब हम उसको लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर विंड पाइप में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं या पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, तो इस तरीके के पार्टिकल्स हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वो अस्थमा जैसी या लंग प्रॉब्लम्स हैं या और सांस लेने में तकलीफ हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, या एलर्जी है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें इफेक्ट आता है वो है, आप जानते हैं फॉसल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। अगर इसका हम इसी तरीके से दोहन करते रहेंगे, इसका हम इसी तरीके से यूज करते रहेंगे, मिसयूज इसका करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ये फॉसल फ्यूल ख़त्म हो जाना है। ठीक है, क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ठीक है, हमें बाहर से फॉसल फ्यूल्स मंगाना पड़ता है पेट्रोलियम या डीजल के लिए, जो बाहर अरब कंट्रीज हैं उन पर हमें डिपेंड होना पड़ता है फॉसल फ्यूल के लिए। हमारे इंडिया में तो बहुत ही कम लिमिटेड सोर्स हैं इसके, ज़्यादा नहीं पैदा होता हमारी अर्थ पर ये, क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ से इसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक ना एक दिन इसको ख़त्म हो जाना है। अगर इसी तरीके से इसकी डिमांड बढ़ती रही, इसका दोहन होता रहा, इसका यूज होता रहा, तो एक दिन फॉसल फ्यूल ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट, जो फॉसल फ्यूल से रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं वो देखिए, सबसे पहले क्या है, सम मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स आर फॉलोज एज। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो जब इनसे हार्मफुल गैसेज निकलेंगी, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होती है मेनली, और भी बहुत सारी गैसेज हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ठीक है, जिस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, आप देख रहे हो कि अब जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपने नोट किया होगा गर्मियों का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। 8 या 9 महीने की गर्मी होती है और केवल 2 या 3 महीने की ठंड होती है, उसमें भी ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। ठीक है, सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती। अभी जैसे दिसंबर जनवरी का मौसम है, तो जितनी ठंड पड़नी चाहिए, कोहरा आना चाहिए, पाला पड़ना चाहिए, ठीक है, फॉग होना चाहिए, वो हमारी जो गेहूं की फसल है इस समय, वो उसके लिए कोहरा और पाला बहुत ज़रूरी है, तभी वो ग्रो करती है ऊपर की तरफ। तो उतना ज़्यादा कोहरा या पाला नहीं पड़ रहा, ठंड उतनी नहीं पड़ रही जितनी पड़नी चाहिए, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ठंड कम होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, पहले के मुकाबले अर्थ 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म है इस समय। तो लगातार अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ जमा है नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, इस तरीके से नॉर्थ पोल की जो बर्फ़ है या जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे फिर और प्रॉब्लम्स आएंगी। जो सी लेवल है, सी के अंदर जो वाटर है उसका लेवल बढ़ने लगेगा, समुद्र अपनी सीमा से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और फिर बाढ़ जैसी या सुनामी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। आपने सुना होगा सुनामी कुछ समय पहले आया था और कितनी ज़्यादा तबाही उसने मचाई थी। ठीक है, वहाँ का जो एरिया था, कोस्टल एरिया, वो लगभग पूरा सब डूब गया था, पूरा जलमग्न हो गया था। वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए थे। तो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक खतरे की घंटी है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग
के लिए जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या करती हैं, हमारी अर्थ के टेम्परेचर को राइज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस को पैदा करती हैं। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दी नहीं पड़ती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस तरीके के क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये हो गया फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल ये प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर आते हैं। दूसरा है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके की जहरीली गैसें हमारे एनवायरनमेंट में घूमेंगी तो एनवायरनमेंट की जो हवा है वो भी दूषित हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, जब एयर पॉल्यूशन होने लगेगा, ठीक है, तो फिर जब बारिश वगैरह होगी तो वो एयर के पार्टिकल्स, एयर में जब होंगे वो पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के या सल्फर ऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, तो वो पार्टिकल्स वाटर के साथ हमारी अर्थ पर आएंगे, जिससे कि लैंड पॉल्यूशन भी होगा और वाटर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उनके साथ साथ ये तीनों पॉल्यूशंस कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। एयर भी पॉल्यूट होने लगती है, वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है, और जो ज़मीन है, ज़मीन भी बंजर होने लगती है। जैसे कि जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये एनवायरनमेंट में होते हैं तो फिर ये एसिड रेन को जन्म देते हैं। ठीक है, जो तेजाबी बारिश होती है उसको जन्म देते हैं, और तेजाबी बारिश हमारी एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, ज़मीन को बंजर कर देती है, जो फसल होती है हमारी ज़मीन पर उसको जला देती है, उसको ख़राब कर देती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैंड पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट है इस फॉसिल फ्यूल का। नेक्स्ट, एसिड रेन। मैंने अभी आपको बताया एसिड रेन के बारे में। When the gases like nitrogen and sulfur, especially near industrial areas, combine with water vapor and rain water, they form droplets of sulfuric and nitric acid. जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है उनसे जो गैसेज निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब वो बारिश की बूंदों के साथ मिलती हैं तो वो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके के हार्मफुल एसिड बनाती हैं, जो हमारी स्किन को भी बर्न कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी ज़मीन है उसको बंजर बना सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, बहुत ही तेज एसिड है, जो हमारी स्किन तक को बर्न कर सकता है। तो एसिड रेन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है इस फॉसिल फ्यूल को बर्न जब हम करते हैं तो इनसे जो गैसेस निकलती हैं जब वो रेन वाटर के साथ या वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ या वाटर वेपर के साथ मिक्स होती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसी हार्मफुल चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, फोर्थ, हेल्थ इम्प्लीकेशंस। हेल्थ इम्प्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1,60,000 पीपल हर साल पॉल्यूशन से मर जाते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन से मर जाते हैं, या तो वो पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे होते हैं, या पॉल्यूटेड वाटर वो पी रहे होते हैं, या जो पॉल्यूटेड सब्जियां हैं या जो पॉल्यूटेड फल हैं, जब लैंड पॉल्यूटेड होगी तो इनमें जो ग्रो हो रहा है वो भी पॉल्यूटेड होगा। तो पॉल्यूशन से हर साल 1,60,000 लगभग लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट है WHO की। ठीक है, तो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट से, या एयर पॉल्यूशन होने से, वाटर पॉल्यूशन होने से, या लैंड पॉल्यूशन होने से। ठीक है, और डेथ हो जाती हैं, और कुछ पर्सन्स ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें ज़िंदगी भर के लिए बीमारी लग जाती है, सांस की तकलीफ होने लगती है, या और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है उन लोगों को, तो वो उस प्रॉब्लम के साथ अपना जीवन काटते हैं। नेक्स्ट, एग्जॉस्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स।
द एक्सेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल मे रिजल्ट इन देयर डेप्लीशन विच विल लीड टू एनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्यूचर। ये एक कॉमन सी बात है कि जब हम इन चीज़ों का दोहन करते रहेंगे, इन चीज़ों का यूज करते रहेंगे, फॉसिल फ्यूल क्या है, एक तरीके का एनर्जी सोर्स है, ठीक है, तो हमें फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। एनर्जी की हमारे सामने डेप्लीशन हो सकती है या एनर्जी की हमारे सामने कमी आ सकती है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आज सोचिए फॉसिल फ्यूल पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंसी है हम लोगों की, व्हीकल्स हमारे इनसे चलते हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं वो सब इनसे चलती हैं, ठीक है। तो अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो एनर्जी क्राइसिस हमारे सामने आना निश्चित है, ठीक है। तो ये सब यूज हैं, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल को अनलिमिटेड यूज करते हैं, उसके दोहन को हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए एक बार इसको रिवाइज करिएगा, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, बाकी इससे आगे कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।